वैदिक काल में बना जनपद किसकी वजह से? कृषि अर्थव्यवस्था की वजह से। कृषि अर्थव्यवस्था किसकी वजह से शुरू हुई थी? लोहे की क्रांति की वजह से। अब इस काल में ये जो जनपद है, छोटे छोटे राज्य, ये बन गए महाजनपद, बड़े बड़े राज्य। कैसे? उस पर चर्चा करेंगे। इस काल को एक और नाम भी दिया जाता है, बुद्ध काल। बुद्ध का काल। बुद्ध, जो कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपसे बताया, लाइट ऑफ एशिया। एक ऐसा संत, एक ऐसा महात्मा, एक ऐसा साधु जिसने मानवता के इतिहास को उसके उच्चतम सोपान पर पहुंचाया, हाईएस्ट स्टैंडर्ड। चार नाम। पहला नाम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरा नाम सूत्रकाल, लेकिन अलग शुरू हुआ। तीसरा नाम महाजनपद, बड़े बड़े राज्यों को, और चौथा नाम बुद्ध काल, बुद्ध का समय। महान युग, भारत के इतिहास में महान युग, भारत की संस्कृति का एक स्वर्ण चैप्टर। किसी का मानना है कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, कम से कम महाजनपद ना पढ़े, अपस्थान सूत्र ना पढ़े, बुद्ध को जरूर पढ़े। कहते हैं कि जिसने बुद्ध को पढ़ लिया उसके बुद्धू होने की संभावना खत्म हो जाती है। बुद्ध मतलब प्रज्ञा, प्रज्ञा, कॉन्शियस। अब ऐसा कौन सी घटना घटी, कहानी से शुरू करेंगे, ऐसी कौन सी घटना घटी कि ये काल भारत के इतिहास का स्वर्ण काल बन गया? स्वर्ण युग नहीं, ये सर स्वर्ण युग तो गुप्त काल को कहते हैं, स्वर्ण चैप्टर, गोल्डन चैप्टर। ऐसी कौन सी घटना घटी, कौन सी घटना है, उसको अगर पकड़ ले तो पूरा काल स्पष्ट हो जाए। बस एक घटना, जैसे वैदिक काल में ऐसी कौन सी घटना है जिसको हम पकड़ ले तो सब समझ में आ जाएगा। वो है लौह क्रांति, लोहे की खोज। कब? 1000 ईसा पूर्व में। ऐसी कौन सी घटना घटी इस काल में, ऐसी कौन सी धुरी, जैसे आपको पूछे कि बाबू ये वैदिक काल की धुरी क्या है? लौह क्रांति। तो बुद्ध काल की धुरी क्या है? सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय, पहला वाला कौन सा है? पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का, बट ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंगों के चक्कर में पड़ करके पढ़ाई पर, लेकिन वहां जो लिखित साक्ष्यों का अभाव है, इसलिए बहुत कुछ उस सभ्यता के बारे में नहीं कहा जा सकता। बहुत कुछ कहा तो गया, लेकिन बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। कहा तो गया बहुत कुछ, लेकिन बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर। लेकिन द्वितीय नगरीकरण की जो कहानी है, वो बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है। सब कुछ नहीं, बहुत कुछ। द्वितीय नगरीकरण की मतलब, अरे मतलब भैया नगरों का उदय, मतलब पहले नगर नहीं थे, नगर, सिटी। ये किससे पैदा होते हैं? नगर 3 वजह से पैदा होते हैं। अब जान लीजिए, नगर सामान्यतः 3 वजह से पैदा होते हैं। सामान्यतः पहली वजह कैपिटल, लखनऊ यूपी की कैपिटल, पटना बिहार की कैपिटल, मुख्यालय के रूप में नगर पैदा होते हैं। दूसरा धार्मिक केंद्र के रूप में, उज्जैन नगर, वाराणसी नगर। और तीसरा नगर जो पैदा होता है बहुत महत्वपूर्ण, वो पैदा होता है व्यापार और वाणिज्य की वजह से, ट्रेड एंड कॉमर्स। जब भी मांग इतनी बढ़ जाती है, डिमांड, कि जो उत्पादन के केंद्र हैं वो नगर बन जाते हैं, तो उनको कहते हैं नगरीयकरण, अर्बनाइजेशन। आप कहेंगे भाई साहब कोई एग्जांपल दो, तब समझ में ज्यादा आएगा। अफगानिस्तान देखो, अर्बनाइज्ड नेशन नहीं है, सिटी है, काबुल है, हेलमंद है, हेरात है, लेकिन अर्बनाइज्ड नेशन, नगरीकृत नेशन नहीं है। प्रोडक्शन सेंटर नहीं है, उत्पादन केंद्र नगर के रूप में नहीं है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्बनाइज्ड नेशन है, अर्बनाइज्ड, उत्पादन केंद्र नगर है। एग्जांपल, डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए। शिकागो किसके लिए फेमस है? मीट पैकिंग इंडस्ट्री के लिए। तो जब भी मांग इतनी बढ़ जाए कि जो उत्पादन केंद्र है वो नगर में परिवर्तित हो जाए, शहर में परिवर्तित हो जाए, सिटी में परिवर्तित हो जाए, तो उसको कहते हैं नगरीयकरण। अफगानिस्तान आज अर्बनाइज्ड मुल्क नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्बनाइज्ड मुल्क है, जर्मनी अर्बनाइज्ड, फ्रांस अर्बनाइज्ड। अब आपके मन में सवाल उठेगा, उठना जायज है, और नहीं उठाया तो खड़े हो जाइए, उठ के। अरे मन में बहुत सवाल नहीं पैदा होते ना, खड़े होकर पढ़िए, खड़े होकर पढ़िए, खत्म कर दीजिए परंपरा बैठ के पढ़ने वाली।
लेट के पढ़ने वाली, लेट के तो जो आदमी पढ़े उसको 40 दिन सिर्फ करेले की सब्जी भी जानी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। लेट के पढ़ाई, जैसे आप लेटोगे दिमाग भी लेट जाएगा। एक तो वैसे ही दिमाग कुछ लेने को तैयार नहीं है, अच्छा लेने को तो बहुत कुछ तैयार है। मूवी देखो, 40 घंटे बैठ के पिक्चर देख सकता है दिमाग, 4 घंटे पढ़ने में उसको पूरा वेद पुराण सब याद आने लगता है। मन को कभी आप चेक करो, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये 1 लाख करोड़ की फोटो है। सिर्फ ये फोटो चित्र समझ में आ जाए तो जीवन परिवर्तित हो जाए। मैं आ रहा हूं उसमें 1 लाख करोड़, बस इतना ही मुझे कमाने का सपना है। मैं ज्यादा लालची आदमी नहीं, बहुत पैसा नहीं कमाना चाहता। 1 लाख करोड़ बस, छोटी मोटी तमन्ना है। छोटी मोटी इसलिए है कि हमारे गैलेक्सी में 400 बिलियन स्टार, तो जिस बानी ने इतना बड़ा यूनिवर्स बना दिया, उससे 100 करोड़ मांगे। और मुकेश अंबानी से जाके कह देगा, मुकेश अंबानी हमसे कहे मांगो, तो उससे क्या कहें कि भाई साहब एक जियो कनेक्शन दे दिए। जब भी भैया तो मांगने जाओ ही मत, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मांगो ही मत। जब मांगो तो जिसके पास असंख्य सोलर सिस्टम, असंख्य गैलेक्सी, उसके मालिक एक ग्रह ही दे दो। मांगने में कैसी कंजूसी, जिसके पास इनफाइनाइट ग्रह, इनफाइनाइट सोलर सिस्टम, इनफाइनाइट गैलेक्सी, तो आज एक मंत्र हमसे ले लो। जब भी प्रभु से मांगो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वैगनार के पीछे लिखा रखा है गॉड्स गिफ्ट। वैगनार बेइज्जती है भगवान की। वैगनार पे आप लिखेंगे गॉड्स गिफ्ट, स्कूटी पे लिखेंगे गॉड्स गिफ्ट। जब भी भगवान से मांगो एक सौर मंडल मांग लो, कम से कम मांगा तो एक ग्रह मांगो। भगवान मंगल ग्रह हमको दे दो, हम ज्यादा नहीं मांगते हैं, और या तो मांगो ही। तो अगर प्रश्न नहीं खड़ा होता, प्रश्न खड़ा होना चाहिए। दिमाग इसीलिए तो है, इसलिए बच्चे सबसे ज्यादा प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करते हैं। माँ बाप कभी कभी नाराज हो जाते हैं, प्लीज बड़े क्वेश्चन करते हैं। स्कूल में टीचर पीट देता है। भारत की शिक्षा प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था ऐसी है जो बच्चे की सोचने की क्षमता को मार देता है। आपके मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि भाई साहब ये द्वितीय नगरीय क्रांति कैसे हुई? हाँ, अरे सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल। कुछ तो ऐसा खड़ा होगा इस युग में कि द्वितीय नगरीय क्रांति हो गई, उत्पादन नगर पैदा हो गए, उत्पादन के सेंटर के रूप में इतना डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ी कैसे, मांग बढ़ी कैसे, इस पर विचार करना पड़ेगा। नगर क्या है? उत्पादन के केंद्र, और इतनी मांग बढ़ गई कि उत्पादन के केंद्र बन गए नगर। अब एक और क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि उत्पादन इतनी मांग कैसे बढ़ गई भाई, ऐसा क्या हो गया इस युग में? 2 घटनाएं घटी, जबरदस्त जबरदस्त। पहली घटना, एग्रीकल्चरल सरप्लस का जन्म, कृषि अतिरेक। कृषि अतिरेक सब याद रखने लायक है। कृषि अतिरेक, एग्रीकल्चरल सरप्लस, ये कैसे पैदा हुआ? ये ऐसे पैदा हुआ कि लोहा तो मिल गया उत्तर वैदिक काल में, लोहे का फल बन गया उत्तर वैदिक काल में। आपकी क्लास 11th की पूरी जर्नी मैं इस ग्राफ से आपको बताता हूं। जब क्लास 11th शुरू हुआ था, आपने चैप्टर्स पढ़े, यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर एनालिसिस, आपको तब लगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का जो सर्वाधिक प्रयोग हुआ वो अस्त्र शस्त्र के रूप में हुआ। मानो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए पहले एटम बम बना दिया, न्यूक्लियर प्लांट बना के पावर भी तो जनरेट कर सकता है। इसलिए लोहे का सबसे ज्यादा प्रयोग शुरुआती दौर में हुआ अस्त्र शस्त्र में। लोहा तो ना 6th सेंचुरी बीसी में काम क्या हुआ? तकनीकी विकास, लोहा प्लस तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। कैसे कैसे लोहे के एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स बनाए जाने लगे। सबसे ज्यादा जो कृषि यंत्र हैं लोहे के वो मिलते हैं। प्लस कृषि में एक नई खोज, कौन सी? पैडी ट्रांसप्लांटेशन। बहुत सही समय चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, और उत्तर भारत में खासकर जैसे ही बारिश शुरू होती है वैसे ही खेतों में जब पानी भरता है जून के महीने में, तो आपको लोग मिलेंगे धान के बीज बैठाते हुए, छोटे छोटे खेत पानी से भरे हुए हैं, उसमें हरे हरे छोटे छोटे पौधे धान के, उनको रोपाई, धान की रोपाई की जाती है। उसको कहा गया पैडी ट्रांसप्लांटेशन। पानी में धान उग जाने की प्रक्रिया। 1 किलो चावल में कितना पानी लगता है? 15 लीटर। ये था तकनीकी विकास, पैडी ट्रांसप्लांटेशन। कहां मिलती है इसकी इंफॉर्मेशन? बुद्धिस्ट ग्रंथों में, पिटकों में, जातक में। तो एक तो लोहा और एक पैडी ट्रांसप्लांटेशन, पानी में धान के रोपाई की प्रक्रिया। इसने क्या पैदा कर दिया? कृषि अतिरेक, एग्रीकल्चरल सरप्लस। एक गांव में 2 लोग
रहते हैं, एक गांव में 10 लोग रहते हैं, 2 इतना पैदा करते हैं कि 50 लोग खा लें। तो वो जो 2 इतना पैदा कर रहे हैं कि 50 लोग खा लें, वो कौन हो गए? गृहपति। अब गृहपति का मतलब क्या हुआ? धनी किसान। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश। जिस देश में किसान धनी हो जाएगा, यानी 60% जनता की परचेजिंग पावर, इसलिए अगर भारत को महाराष्ट्र बनाना है तो भारत के कृषि और कृषक को धनी बनाना पड़ेगा। प्राइमरी सेक्टर। आप पंजाब के किसानों की दशा देखो और फिर पंजाब के किसान देखो, आप बिहार के किसानों की दशा देखो और फिर बिहार का समाज देखो। कृषि आधार है भारतीय अर्थव्यवस्था का और कृषक आधार स्तंभ है। तो इस एग्रीकल्चरल सरप्लस ने पैदा किए धनी किसान। इससे क्या हुआ? आंतरिक मांग बढ़ी, इंटरनल डिमांड। अब कनेक्ट कर बहुत सारी बातों को। कृषि अपग्रेड पैदा हुआ, इसकी वजह से लोहा और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से इस कृषि अपग्रेड ने क्या पैदा किया? धनी किसान पैदा किए। धनी किसान पैदा होने से क्या हुआ? इंटरनल डिमांड बढ़ गई, आंतरिक मांग बढ़ गई। भारत कृषि प्रधान देश, तो सबसे बड़ी जनसंख्या कौन? कृषक। उनके पास धन आ गया, आंतरिक मांग बढ़ गई। तो क्या सिर्फ आंतरिक मांग की वजह से नगरीय क्रांति हुई? नहीं, बाह्य मांग, एक्सटर्नल डिमांड। बाह्य मांग, बाहर से मांग कैसे बढ़ी? इसी समय आप देखेंगे ईरान, अखमनी दार प्रथम डेरियस वन भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत पर कब्जा कर लेता है। और भारत का जो उत्तर पथ है, उत्तर पथ जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, पंजाब से बंगाल तक, वो कनेक्ट हो गई किससे? मध्य एशिया के सिल्क रूट से। आगे करिए तुरंत, भारत का उत्तर पथ, चांद पथ, कहां से कहां तक? पंजाब से बंगाल तक। वो कनेक्ट किससे हो गया? सिल्क रूट से। अब डिमांड कहां से आ रही है? सेंट्रल एशिया से और वेस्ट एशिया से और यूरोप से। और ईरानियों के बाद ग्रीक्स, यूनानी और उनका वो शासक अलेक्जेंडर, जिस पर बॉलीवुड को गाना बनाना पड़ा। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। यूनान का सीधा कब्जा। हालांकि वो भारत के अंदर घुसने में सफल नहीं हो पाया सिकंदर, उसकी कहानी सुनाऊंगा आपको। लेकिन तो पहला संपर्क स्थापित किया बाहर से किसने? ईरानियों ने। और दूसरा संबंध स्थापित किया ईरानियों ने। दो मांग बढ़ गई, दो। पहली मांग आंतरिक मांग, किसकी वजह से? एग्रीकल्चरल सरप्लस की वजह से। दूसरी मांग बढ़ी एक्सटर्नल मांग, बाह्य मांग, किसकी वजह से? विदेशी संपर्क की वजह से। कौन दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं? डेरियस वन, अलेक्जेंडर। तो आंतरिक मांग बढ़ी और बाह्य मांग बढ़ी। जब दो मांगें बढ़ी तो उत्पादन इतना बढ़ा कि उत्पादन के केंद्र बन गए नगर। काल में आपको नगर नहीं मिलेंगे, कोई शहर नहीं मिलेगा, ही नहीं, कबीला है। लखनऊ, बलिया, गोरखपुर, लेकिन उत्तराधिकारी काल में राज्य पैदा हो गए। तो राज्य की राजधानी होगी तो वहां नगर पैदा हुए राजधानी के रूप में, हस्तिनापुर। लेकिन 6वीं शताब्दी में नगरों की संख्या में वृद्धि, चंपा, वैशाली, मथुरा, काशी, कौशल है। द्वितीय नगरीय क्रांति, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का केंद्र बिंदु, द्वितीय नगरीय क्रांति। अर्बनाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा। काल पेट्रोल इकोनॉमी, उत्तर काल कृषि व्यवस्था की शुरुआत और बुद्ध काल व्यापार वाणिज्य। इससे क्या हुआ? ये फॉर्मूला याद रखिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता जो है वो स्टार्ट करने कुछ फॉर्मूले का आपको बताऊं, तो दिमाग एकदम फीड कर लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना है। नौकर बनने के लिए नहीं, नौकरी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना है सीखने के लिए, सीखना है समझने के लिए, समझना है उत्थान कराने के लिए। तो अब व्यापार वाणिज्य की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बेस्ड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अब इस इकोनॉमी के प्रमुख पहलू क्या है? नगर। इस साल में आपको नगर दिखाई पड़ेंगे, शहर दिखाई पड़ेंगे। वैशाली की नगर वधु की सूचना मिलेगी। आम्रपाली, इस साल में अंगुलीमाल जैसा डाकू दिखाई पड़ेगा। पैसा होगा तभी तो कोई लूटेगा। नगर। इस साल में जो और सबसे बड़ी घटना है आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से, वो है पंचमार्ग कॉइन्स, करेंसी सिस्टम का जन्म। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको यार सिक्का करेंसी सिस्टम यहाँ हुआ। यस, क्यों? नगरीय व्यवस्था। गांव में बार्टर सिस्टम आज भी चलता है। बार्टर पैसे वाला है साइकिल पे, आप घर में से एक बहुत गेहूं निकाला है, 1 कटोरा गेहूं,
और 1 कटोरा गेहूं। ले ली, बाद में आपके मन भर मार के कोई बात। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। ये गांव में चल सकता है, शहर में एप्पल के स्टोर पे जाओगे 1 ट्रक गेहूं लेके कि भैया 1 ट्रक गेहूं लाए, 1 ट्रक गेहूं ले लो भैया और 1 एप्पल का आईपैड दे दो और 2 आईफोन 13 प्रो दे दो, बहुत तुम्हारे अंदर ले आके बंद करके तो तुम्हारा गेहूं बेचने जाएगा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नगरीय अर्थव्यवस्था बिना मुद्रा अर्थव्यवस्था के नहीं चल सकती, तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का जन्म। ये तो रहा इस काल के आर्थिक दृश्य, सेकंड अर्बनाइजेशन। अब जब मुद्रा पैदा हो गई, ट्रेड एंड कॉमर्स पैदा हो गया, यानी आय का सोर्स बढ़ गया, सरप्लस हो गया। ऋग्वैदिक काल में राज्य नहीं है, आर्थिक प्रदेश, आर्थिक अर्थव्यवस्था चेंज हो गई, सेकंड अर्बनाइजेशन, नगर, करेंसी सिस्टम। ऋग्वैदिक काल में राज्य नहीं है, क्यों? भरण पोषण अर्थव्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम का अभाव। उत्तरवैदिक काल में टैक्सेशन सिस्टम का जन्म, राज्य का जन्म। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में, लेकिन 6th सेंचुरी बीसी में सेकंड अर्बनाइजेशन, पैसे का प्रभाव बढ़ गया, तो अब जनपद बन गए महाजनपद, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम का स्वरूप बढ़ गया। अब यहां की राजनीति में आप बृहद परिवर्तन देखोगे। 6th सेंचुरी बीसी का जो राजनीतिक संरचना है उसमें आप बड़ा परिवर्तन देखोगे, बड़ा परिवर्तन। अब राजा निरंकुश हो जाएगा, अब राजा के पास अमात्य हो जाएंगे। अमात्य मतलब ब्यूरोक्रेसी। बड़ी स्टेट को बिना ब्यूरोक्रेसी के चलाया जा सकता कभी नहीं। अब राजा निरंकुश होगा। ऋग्वैदिक काल का निरंकुश नहीं है, सेना नहीं है। ऋग्वैदिक काल के राजा के पास ना उपकरण प्रणाली है ना सैन्य व्यवस्था है, लेकिन 6th सेंचुरी बीसी राजा के पास एक बृहद आय का सोर्स है। तो उस बृहद आय के सोर्स की वजह से वो क्या करेगा? सेना बनाएगा। यहीं से स्थायी सेना की शुरुआत है, यहीं से ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत, अमात्य, यहीं से मंत्री परिषद की शुरुआत, यहीं से न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत। राजनीतिक परिदृश्य भी बदल गया। देखो अंतर संबंध अर्थव्यवस्था और राजनीति का। मैं हमारी बी विंग की मिसेज ईरानी को बता रहा था कि जियो मार्ट पे ग्रोसरी सबसे कम। भागो मत, रुको। द्वितीय नगरीय क्रांति और महाजनपद, हस्बैंड वाइफ है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर तुम द्वितीय नगरीय क्रांति हटा दो तो महाजनपद भी खत्म हो जाएंगे। इस कनेक्टिविटी को डेवलप करने का नाम है मनन। और तो लिया आपने, सोचेगा कौन? इसलिए भारत में ज्ञान के लिए शब्द है दर्शन, जैसा देखा जाए। पश्चिम में ज्ञान के लिए शब्द है लव फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए प्रेम। हिंदुस्तान में जैसा देखा जाए। जब मैं पढ़ा करो ना, एक पैराग्राफ पढ़ा, आंख बंद कर लो, तो जो पढ़ा है वो यहां विजुअलाइज होना चाहिए। ऐसे घोड़ होना चाहिए, टपा टपा टपा, पानी का पेड़ तोड़ रहा है तो यहां घोड़ होना चाहिए, खंडन की आवाज आनी चाहिए, तलवार चल रही है। और अगर नहीं चल रही, बड़ी बोल याद आ रही, वापस हमारा नहीं समझ नहीं, तो कमाल बेकार है आपकी। देखो अर्थव्यवस्था और राजनीति का संबंध। द्वितीय नगरीकरण ने महाजनपद को जन्म दिया। 16 महाजनपद, मगध, अवंती, कौशल, अंग, और सबसे प्रसिद्ध महाजनपद रहा मगध महाजनपद। और उसके प्रसिद्ध शासक शुरुआती दौर में रहे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। अब फिर अर्थव्यवस्था बदल गई, अब फिर राजनीति बदल गई, और अर्थव्यवस्था और राजनीति के साथ साथ समाज। जब भी अर्थव्यवस्था बदलेगी, जब भी राजनीति बदलेगी, समाज स्वतः बदलेगा। समाज बदलना ही बदलना है। इस साल के समाज में आप देखोगे, अब उत्तरवादी समाज शिक्षा का अधिकार छीन रहा है, किससे? स्त्री से और शूद्र से। लेकिन 6वीं शताब्दी में स्त्रियों को दीक्षा दे रहा है कौन? बुद्ध धर्म। क्यों? ऐसा क्या हुआ यार? 6वीं शताब्दी बीसी में बुद्ध धर्म स्त्रियों को दीक्षा दे रहा है, आश्रम में शूद्रों को दीक्षा दे रहा है। क्यों? क्वेश्चन बन गया। अब जब क्वेश्चन बन गया तो विचार करना पड़ेगा। विचार किससे करना पड़ेगा? फॉर्मूले के बेसिस पे करना पड़ेगा, सूत्र के बेसिस पे करना पड़ेगा। और सूत्र क्या है कि जैसे ही आपकी सामाजिक उपयोगिता बढ़ेगी वैसे ही आपकी सामाजिक हैसियत भी बढ़ेगी। अच्छा, हाँ, सूत्र है। अरे भैया, आपने कभी किडनी पे गाना सुना, लीवर पे गाना सुना, पैंक्रिया पे गाना सुना? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूटिलिटी,
उपयोगिता का सिद्धांत। मैंने देखा समाज में बहुत सारे लोग अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलते, तुम बोल नहीं पाओगे। झूठ बोलना कला है, सच बोलना कौन सा कला है? सूरज चमकता है, इसको सिद्ध करने की जरूरत क्या है? लेकिन सूरज मेरे मंत्र पढ़ने की वजह से चमकता है। ये अगर आप सिद्ध करने जाए तो दुनिया सजदा कर देगी कि भैया सूरज भैया मंत्र पढ़ते हैं इसलिए चमकता है। झूठ बोलना एक आर्ट है, सबको नहीं आती। जिसको आती है वो राजा बन जाता है, और राजा बनने के बाद वो सबसे पहले यही कहता है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। इसीलिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि जिसको झूठ बोलना आता है वो राजा बन जाएगा। तो अगर ये अच्छा कलाकार हुआ झूठ बोलने में तो उसको रिप्लेस कर देगा। झूठ बोलना एक कला है। तो सवाल ये उठा कि भाई अब सूत्र यही है, मैंने कहा ना कि लीवर का गाना नहीं बना, किडनी का गाना नहीं बना, पैंक्रियास का गाना नहीं बना। सारे गाने या तो हृदय पे बनते हैं, दिल पे या आंख पे बनते हैं, फिर मन पे भी कभी-कभी बन जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा माने दिल पे। कभी आपने सुना किसी ने किसी से कहा तुम मेरे पैंक्रियास में रहती हो, तुम मेरे लीवर में रहती हो? ना, प्रेमिका हमेशा दिल में रहती है, भगवान हमेशा दिल में रहता है। क्यों? भगवान बाद में नहीं रहता? नहीं, ये दिल में रहता है। क्यों? उपयोगिता। मैं किडनी फेल कर गया, डायलिसिस 10 साल चल सकती है, आदमी कोमा में 20 साल पड़ा रह सकता है, लीवर ट्रांसप्लांट प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर दिल फेल कर गया तो खत्म। जिसकी जितनी उपयोगिता उसकी उतनी सामाजिक हैसियत। सूत्र है, फार्मूला है न्यूटन का 7वां। जिसकी जितनी उपयोगिता उसकी उतनी हैसियत। इसलिए जीवन में पहले अपनी उपयोगिता बढ़ाओ। यही बात है, तुम कुछ सीखे ही नहीं, और सीखते कब? जब कायदे से पढ़ोगे। कायदे से पढ़े ही नहीं, और सीख जाते तो समझदार हो जाएगा, और समझदार हो जाएगा तो उत्थान हो जाएगा। तो अगर शूद्र और स्थिति को बुद्ध धर्म दीक्षा दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता बढ़ी होगी। बस ये पता करना है कैसे बढ़ी। अब शूद्र किसमें इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर पिरियोडिकल एम्प्लॉयमेंट देती है, 4 महीने की एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर पूरे साल एम्प्लॉयमेंट नहीं देती। आप देखो यूपी बिहार की गरीबी, आप दिल्ली में ट्रेन पर बैठो और जम्मू के लिए चलो तो जितने स्टेशन पड़ते हैं रास्ते में सब औद्योगिकृत हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड है। पानीपत, सोनीपत, लुधियाना, जलंधर, खन्ना, सब। तो वहां का जो व्यक्ति है पंजाबी, वो 4 महीना कृषि में और 8 महीना फैक्ट्री में, और बाकी पैसा आ रहा कनाडा से। तो समृद्ध है पंजाबी। लेकिन जब आप दिल्ली से कलकत्ता के लिए चलोगे, चाहे प्रयागराज वाले रूट से चाहे लखनऊ वाले रूट से, तो आपको इंडस्ट्रियां नहीं मिलेंगी। तो यूपी बिहार का आदमी सिर्फ 4 महीने की नौकरी अपने घर में पाता है। इसीलिए पूरे भारत में जो सर्वाधिक मजदूर हैं वो या तो यूपी से हैं या बिहार से हैं। कृषि 4 महीने नौकरी देती है, तो बाकी 8 महीने हस्तशिल्प, कुम्हार, जुल्हा, बढ़ई। तो घनश्याम जो है वो किसान भी है, और घनश्याम जुल्हा भी है, घनश्याम बुनकर भी है, घनश्याम कुम्हार भी है। तो जब 6th सेंचुरी बीसी में मांग बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, तो ये जो घनश्याम शूद्र था, मतलब कृषक, कृषि मजदूर और कुम्हार, इसकी समृद्धि बढ़ी। नहीं बात समझ आई? फिर से सुनो, ये घनश्याम जो उत्तरवैदिक काल का कृषक मजदूर है, घनश्याम, ये कृषक मजदूर है, जुल्हा भी है। What's up, people? My name is Vineet Deep Kumar. Well, I'm here to. उत्तर जब 6th सेंचुरी बीसी में उत्पादों की मांग बढ़ी, तो घनश्याम की समृद्धि बढ़ी, पैसा आने लगा घनश्याम के पास। तो जब घनश्याम की इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ी, तो सामाजिक स्टेटस तो अपने आप बढ़ेगी। वही हाल स्त्रियों के साथ हुआ। मसाले के बाद जो सबसे बड़ा निर्यात था भारत से, वो था कपड़ा, वस्त्र। और वस्त्र सिलने का एकाधिकार किसके पास? स्त्रियों के पास। तो स्त्रियों की भी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। तो जैसे ही आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, वैसे ही सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ। आज भारतीय समाज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है डाउरी, खासकर उन माता पिताओं के लिए जो मध्यम वर्गीय हैं। अब डाउरी के लिए बड़ा कानून बनाया जा रहा है और बड़ा रिफॉर्म किया जा रहा है और सोशल मूवमेंट चलाया जा रहा है, बहुत अच्छा, इनकी भी जरूरत है। लेकिन डाउरी को अगर खत्म करना है तो उसका मूल मंत्र क्या है? स्त्रियों की आर्थिक स्थिति में विकास। कितना बड़ा फॉर्मूला है। सामाजिक स्थिति को अगर सुधारना चाहते हो तो क्या सुधार करना पड़ेगा? आर्थिक स्थिति को।
अगर उत्तर भारत, यूपी, बिहार, बंगाल में फैक्ट्रियां लग जाएं और ये हमारी बहन बेटियां पढ़ने के बाद वहां काम पा जाएं और 1.5-2 लाख सैलरी पाने लगे, कौन दहेज मांगेगा? तो 6th सेंचुरी बीसी में शूद्र और स्त्री की आर्थिक दशा में उन्नति, आर्थिक दशा में उन्नति का परिणाम रहा सामाजिक दशा में उन्नति, और उसका परिणाम रहा बौद्ध धर्म द्वारा उनको दीक्षा दिया जाना। आपको बुद्ध के आश्रम में उपाधि मिलेगा और बुद्ध के आश्रम में पटाचारा मिलेगी। बड़ी फेमस भिक्षुणी रही बुद्ध की पटाचारा, बड़ी फेमस कहानी सुनाऊंगा मैं आपको पटाचारा जी की। और पटाचारा जी की जो कहानी है बौद्ध भिक्षुणी की, वही कहानी आज हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी की भी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की। मैंने तो पहले दिन से उनकी फोटो लाकर अपने घर में लगा ली है, और इसलिए लगाई उसकी वजह, जिस दिन राष्ट्रपति बनी मैं उनकी बड़ी सी फोटो लाकर अपने घर में रख लिया। कबीलाई महिला, कबीलाई वनवासी, भारत के पिछड़े, सबसे पिछड़े हुए इलाकों से आने वाली ग्रेजुएट और भारत की राष्ट्रपति। प्रणाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मैं भारत समाचार चैनल की तरफ से प्रणाम करता हूं। कितनी बड़ी उपलब्धि, यहां बीएससी, एमएससी, पीएचडी, डॉक्टरेट किए हुए लड़के डिप्रेशन में प्री नहीं निकल रहा है। डायरेक्शन में कोई कमी होगी पक्का, बिना कमी कोई हारेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। सामाजिक दशा में परिवर्तन, शूद्र स्त्री उत्थान। अब शूद्र की आर्थिक स्थिति उन्नति होगी, अब वो सेवक क्यों रहेगा? जिसके पास पैसा आ रहा है, जिसकी आर्थिक स्थिति में उन्नति हुई, सामाजिक स्थिति में उन्नति हुई, वो सेवक क्यों रहेगा? तो समाज में एक सोपान ऊपर चला गया, तो जो मजदूर वर्ग था वहां शून्यता पैदा हो गई। तो इसी काल में आपको मिलेगी दास प्रथा का जन्म, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, द्वितीय नगरीय क्रांति। ऐसे डायग्राम बना के चारों तरफ ऊपर लिख लेना 6th सेंचुरी बीसी। पहला कोर डेवलपमेंट, सेकंड अर्बनाइजेशन, दूसरा कोर डेवलपमेंट महाजनपद, तीसरा कोर डेवलपमेंट शूद्र और स्त्री की दशा, आर्थिक और सामाजिक दशा में उन्नति, दास प्रथा की शुरुआत। अब भैया होगा हंगामा। क्यों होगा हंगामा? हंगामा इसलिए होगा भैया क्योंकि फिर मैं मोहम्मद इकबाल की लाइन को रिपीट करूंगा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो कौन सी बात है? संविधान संशोधन के नियम की समझ। आज आधुनिक संविधान है मानव रचित, उसमें संशोधन का प्रावधान है। हमारे अंदर की समझ आदिम काल से है। तो ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक की तरफ पहुंचे, सनातन धर्म से पैदा हुआ ब्राह्मण धर्म, संविधान बदल गया। और 6th सेंचुरी बीसी में फिर अर्थव्यवस्था बदली, द्वितीय नगरीय क्रांति, फिर राजनीति बदली, महाजनपद, फिर समाज बदला, दास प्रथा का जन्म। अब फिर संविधान संशोधन की जरूरत पड़ गई। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की सबसे बड़ी घटना है संविधान संशोधन, यानी धार्मिक आंदोलन। 6ठी शताब्दी बीसी की सबसे बड़ी घटना है धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट। इसमें बड़े सारे स्टार हैं, बड़े सारे, लेकिन दो बड़े प्रमुख हैं, प्रसिद्ध भी, बुद्ध और महावीर। बुद्ध और महावीर। और यहीं पे आज के एपिसोड की समाप्ति होती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद।